चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया हमने, और केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले देखा एकदम बेसिक के टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखे हमने, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमने पहली थ्योरी स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक थ्योरी, यानी लेविस कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लेविस कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद हमने लिया उसके बाद ऑक्टेट थ्योरी और उसके लिमिटेशंस, फिर उसके बाद लेविस स्ट्रक्चर यानी डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते एक नया पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हम आज, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट या पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं। वैसे इसका डेफिनेशन तो हो गया था, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे और फिर से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा अपने यहां पर ध्यान से देखना है। सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं ये ऑलरेडी अपना हो गया था, लेकिन हम एक बार और इसको लेकर आगे चलते हैं। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, bond formed by the transfer of an electron, bond which is formed by the transfer of an electron, by the transfer of an electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज आयंस फॉर्म होते हैं वहां पर। डोंट राइट, सी हियर सब लोग। जैसे हमने एग्जांपल देखा था सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1। तो सोडियम के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वो लॉस करके क्या बन जाएगा? Na+। मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब 2, 8 एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लेकिन ये लॉस जो इलेक्ट्रॉन किया है कोई ना कोई इसको गेन करेगा ना। तो हमने देखा था Cl एटॉमिक नंबर 17 बोले तो क्या होता है? इधर 2, 8, 7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो यहां से आया है। गेन करने के बाद क्या बन जाएगा वो? 2, 8, 8। पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो बन गया 8 Cl-। चार्ज क्या आएगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर प्लस और गेन करने पर माइनस। अब यहां पर ये Na+1 मोल, Cl-1 मोल जब मिलते हैं तो बनता है NaCl। लेकिन इसकी क्या हकीकत है अभी हम आगे और देखने वाले हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से प्लस आयन और गेन करने से माइनस आयन बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। अब आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है? सेम वही है, थोड़ा इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब है इट इज एन एबिलिटी टू डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अरे भाई, ये इसकी वैलेंस शेल है ना, थर्ड वाली, और ये इसकी वैलेंस शेल है ना, थर्ड वाली। मतलब सोडियम ने अपनी वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने अपनी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को अगर डिफाइन करना रहा तो हम बोलते हैं एबिलिटी टू डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लेने या देने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, और इस फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, और उस एटम को कहेंगे आप इलेक्ट्रोवैलेंट एटम। समझा? और वहां से बनने वाले बॉन्ड को कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये पोलार क्या है? ये तो मैंने पहले बताया आपको, पोलार जहां पर पोल्स बनते हैं। जैसे Na+ कौन है? पॉजिटिव पोल, और Cl- कौन है? निगेटिव पोल।
लेकिन ये एक्चुअली पोल्स कैसे तैयार होते हैं ये अभी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। ये बेसिक आपका डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बातें करेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन में नहीं, क्लास में, इसलिए जरा ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। ओके चलो, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है सबने। कंडीशंस फॉर द आयोनिक बॉन्ड, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन का शॉर्टकट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनाने के कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, ये आप खुद से बना सकते हैं। कंडीशंस बहुत आसान है, कैसे कैसे, देखो देखो देखो। अब देखो, किसी को अगर Na+ बनना है, ये तो एग्जाम्पल है, किसी को अगर प्लस आयन बनना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा ना। तो जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना। वो उनको बोलो, उनको भी बताओ, आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से लॉस करेगा वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और जहां आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उनको फिर बोलो। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका IE वैल्यू, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई होगा कि लो होगा? लो। दो लो बोले, अरे समझा कि नहीं? लो वैल्यू मतलब क्या होगा? कम। और लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में आपको पता है एटॉमिक साइज क्या रहता है? बिग। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसका IP वैल्यू क्या रहेगा? कम। मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले लीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनके एटॉमिक साइज ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, atoms of elements must have low ionization enthalpy. लो आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एबिलिटी क्या होना चाहिए? मतलब एनर्जी कम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कौन है? लीना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये लिथियम, बेरिलियम, दे आर बिग इन एटॉमिक साइज, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। जब साइज बड़ा रहेगा तो दूर रहेगा ना, और एनर्जी वहां पर क्या रहेंगी? ज्यादा। तो कम एनर्जी सप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। हमने डिटेल में बताया था एटॉमिक साइज में, याद है ना आपको, पीरियोडिक टेबल में। इसलिए बड़े जो एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और कम एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इजीली प्लस आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर तो वो अच्छा आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। समझा? तो आपको याद रखना है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये बहुत अच्छे आयोनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। और एक ये स्पेशलिटी है सेकंड पॉइंट में। वो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है atoms of elements must have high electron affinity. What is electron affinity? When an electron is added to a gaseous atom, energy release. मालूम है ना आपको? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसको? तो ये बोल रहा है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना स्मॉल एटम रहेगा उसका जो न्यूक्लियस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से उतना क्लोज है ना। अरे बोलो ना। जितना छोटा एटम उसका न्यूक्लियस, उसका चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी छोटा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फटक से ले लेंगे ना अंदर। और जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक जाता है न्यूक्लियस के, क्योंकि साइज छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक जाता है न्यूक्लियस के उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाले हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दे आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में इनके साइज स्मॉल है ना। अब जब साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज जाएगा ना अंदर, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मतलब ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। कौन? 17 ग्रुप। कौन है ये? जिनको क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। और पीछे आएंगे आप 16 में तो साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम हो जाती है, तो वहां पर इतने अच्छे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में और एक्सट्रीम राइट नोबल गैस को छोड़ के दे फॉर्म्स गुड आयोनिक बॉन्ड। समझा आपको? मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अच्छे से आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझा? मतलब इधर वालों का नेगेटिविटी ज्यादा, इधर वालों का पॉजिटिविटी ज्यादा, इनमें बहुत अच्छे बनते हैं बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए इनमें? ज्यादा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट कंडीशन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाई लैटिस एंथैल्पी। क्या होना चाहिए? हाई लैटिस एंथैल्पी। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, और समझ में नहीं आया तो बोलेंगे क्या अला बला है। अरे समझा क्या? इसलिए कंसंट्रेशन चाहिए बहुत ज्यादा, पहले के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा। इधर देख, सब लोग फुल कंसंट्रेशन से। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है समझने से पहले हम उससे पहले एक चीज पढ़ेंगे, वो है बॉर्न हैबर साइकिल। क्या है वो? बॉर्न हैबर साइकिल या बॉर्न हैबर इक्वेशन। बॉर्न हैबर इक्वेशन क्या क्या बताती है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए सब लोग पूरा पूरा ध्यान से देखने का। आज के इस लेक्चर में अपने को यही देखना है अच्छे से, एकदम सब लोग फुल कंसंट्रेशन। सबसे पहले आप देखिए, जैसे जो सोडियम क्लोराइड बनता है इसको हम एकदम सिंपल प्रोसेस समझते हैं, ये कितना डिटेल में स्टडी है जरा देखो आप, जरा ध्यान से। है इजी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, समझा क्या? भजिया कड़ी नहीं, ये चेन वाली कड़ी। अरे समझा क्या? इसलिए फुल कंसंट्रेशन सब लोग देखो इधर। सोडियम होता है सॉलिड, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? अब ना भी रखे तो वो तो रहने वाला है सॉलिड। अरे समझा क्या? सोडियम क्या होता है? सॉलिड। रिएक्शन सॉलिड में तो नहीं होती है, इसको पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है। जब सोडियम सॉलिड 1 मोल लिया जाता है, 1 मोल मालूम है ना आपको, जो उसका मास रहेगा 23 ग्राम, मतलब 1 मोल सोडियम। तो आपने जब 1 मोल सोडियम को गर्म किया तो वो बन गया हीट करने पर 1 मोल गैस सोडियम। तो इसको हीट लगेगी ना? अरे भाई गर्म करेंगे तो सॉलिड से क्या बनेगा? गैस। जब कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाए उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और उसके लिए जो हीट लगती है, जो सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको? हीट ऑफ सब्लिमेशन। उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा SUBH। हम H को बोलते हैं हीट, असल में H क्या है? इंथैल्पी। हीट क्या है? हीट क्या है? इंथैल्पी। हीट है इंथैल्पी। व्हाट इज इंथैल्पी? टोटल हीट कंटेंट। मतलब किसी भी सब्सटेंस में या एटम में कोई भी चीज जो है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो टोटल हीट है उसको इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंथैल्पी। डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज। अब जाहिर सी बात है, किसी को अपन गर्म कर रहे तो चेंज तो होने वाला है ना हीट में, इसलिए क्या लिखते हैं उसको? डेल्टा H। क्या बोलते हैं उसको? अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा? सब्लिमेशन हो रहा ना, तो उसको नाम दे दिया डेल्टा सब्लिमेशन H। समझा? और हीट देना पड़ेगा ना, और जहां हीट देना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, उसको पॉजिटिव से बताते हैं, तो पॉजिटिव। समझा? हीट ऐड हुई मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। जिसमें हीट ऐड होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और जहां से हीट बाहर निकलती एक्सोथर्मिक। समझा आपको? अब यहां पर एंडोथर्मिक हीट देना पड़ी। दूसरा, सोडियम गैस तो तैयार हुआ, लेकिन आयन तैयार करना है ना अपने को, तो अपन गैसियस सोडियम लेंगे 1 मोल
फिर उसको गर्म करेंगे ताकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और क्या बन जाए, Na++ इलेक्ट्रॉन। गैस सोडियम न्यूट्रल से बन गया गैस सोडियम प्लस आयन यानी कैटायन। अरे भाई बताया ना मैंने, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता ना, क्या बोलते हैं उसको, आयनाइजेशन इंथैल्पी। किसी भी एटम में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का तो एनर्जी देना पड़ती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। वो भी ऐड कर रहे ना, तो वो भी क्या रहेंगी, प्लस। चेंज हो रहा है तो क्या रहेगा, डेल्टा, उसका नाम क्या रहेगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का तो हीट देना पड़ता है उसको। इधर देखो सब लोग, हाँ हीट देना पड़ता, तो इसलिए क्या नाम दिया, आयनाइजेशन इंथैल्पी। हीट देना पड़ता है इसलिए पॉजिटिव, चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा। आई का मतलब हीट सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एच मतलब टोटल हीट, समझा। हाँ अब Na+ तैयार हो गया, अब Cl- तैयार करना है। लेकिन नेचर में Cl होता है डाई एटॉमिक, सोडियम मोनो एटॉमिक है, अकेले अकेले रहता। लेकिन Cl क्या है, क्लोरीन अकेला नहीं रहता है, हमेशा दो एटम साथ में रहते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं आप, Cl2। क्या लिखते हैं आप, Cl2 डाई एटॉमिक है, मतलब उसकी एटॉमिसिटी 2 है। व्हाट इज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट रहते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए उसको उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या आप इधर देख रहे हैं, हाँ इधर देखिए। तो क्लोरीन क्या है, डाई एटॉमिक। क्लोरीन क्या है, मतलब Cl2, मैं उसको ऐसे लिखता हूं, Cl बॉन्ड Cl मतलब डायटॉमिक। अगर अपने को Cl- चाहिए, ये वाला दिखा, दिखा क्या, तो पहले 2 Cl को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो Cl2 को ब्रेक करने का, अब Cl2 को ब्रेक करने का तो अगेन हीट देना पड़ेगा ना, फिर गर्म करना पड़ेगा, तो 2 Cl बन जाएंगे ब्रेक होकर। अरे बोलो ना हाँ। फिर हीट देना पड़ेगा, एडिशन, डेल्टा। अब इसका भी नाम है, जहां 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल, 6.023 इंटू 10⁻23, समझा। तो 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएट, सेपरेट, समझा आपको। तो एटम्स को अलग अलग करना है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डीई, डिसोसिएशन एनर्जी। एच मतलब हीट, ये भी एंडोथर्मिक, इसमें भी हीट देना पड़ती है, समझा क्या आपको। तो ब्रेक हो गया, लेकिन यहां जो हमने डिसोसिएशन एनर्जी यूज किया इसमें कितने Cl मिले अपने को, कितने मिले, तो एक Cl के लिए कितना लगा, डिवाइडेड बाय 2, समझा। ये जो हीट सप्लाई करे उससे कितने Cl तैयार हुए, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, समझा। अगर कोई ऐसी रिएक्शन रहती जिसमें ब्रेक होकर 3 एटम बन रहे तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, समझा। सिंपल एकदम। चलो ये सारे ऐड करना पड़े। अब जब Cl तैयार हो गया तो एक Cl को अपन इधर लेकर आएंगे, बेटा इधर आ जाओ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे अपन। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इधर देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, और वही इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो एनर्जी बाहर निकलता है, समझा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनर्जी बाहर निकलता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो बाहर निकल रही मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोले तो माइनस, ये Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या बन गया, Cl-। Cl इलेक्ट्रॉन लेने पर Cl- क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा ना, माइनस, ठीक है। अब ये इसमें एनर्जी बाहर निकल रही, एक्सोथर्मिक मतलब निगेटिव। चेंज का कैसे बताते हैं, डेल्टा, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये माइनस वाली, ये तीनों प्लस वाले थे, ये माइनस वाली। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद बॉन हैबर, इसको पता चला कि जब Na+ और Cl- बनता है तो एनर्जी सिर्फ इतने ही नहीं है,
इससे हटकर भी एक एनर्जी है। उसने क्या बोला कि अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो माइनस में कम है और प्लस वाली वैल्यूज ज्यादा है, लेकिन रिजल्टेंट जब नमक तैयार हो जाता है सोडियम क्लोराइड, थोड़ा नमक लो तुम, अरे लो, अरे हाथ बताओ, हाँ ये रखो तुम, अपन दूसरा वाला लेंगे। इधर देखो, उन्होंने देख रहे नहीं थे, उनको मिला नहीं कुछ भी इसलिए। ये दूसरा नमक, अरे देखो सब लोग यहाँ पर, हाँ ये कौन है? सोडियम क्लोराइड। कौन है ये? बॉन हैबर ने स्टडी किया कि जब 1 मोल नमक बनता है, 1 मोल मतलब जो उसका मास रहेगा, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करें तो 58.5। उसने बोला 58.5 ग्राम सोडियम जब बनता है, दिख रहा है क्या? 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो इंस्ट्रूमेंट बताता है कि बहुत एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि यहां तो दिख रहा है सब ऐड हो रहे हैं और निकलने वाला एक ही है एनर्जी। तो बॉन हैबर बोलता है कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसके अलावा भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसने उसको नाम दिया लैटिस एंथैल्पी। क्या नाम दिया उसने उसको? उसने ये नाम उसको क्यों दिया, मैं वो भी बताता हूं आपको, पहले देख लो। बॉन हैबर बोला कि जो 1 मोल सोडियम आयन तैयार हुए, 1 मोल सोडियम आयन जो गैसियस में तैयार हुए, ये भी गैसियस थे हाँ सब, 1 मोल सोडियम गैसियस जो तैयार हुए और 1 मोल Cl माइनस गैसियस जो तैयार हुए, तो 1 मोल सोडियम प्लस 1 मोल Cl माइनस, ये सब नजदीक आए और नजदीक आकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए, तो तब भी एनर्जी बाहर निकलेगी ना। क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, कोई भी 2 पार्टिकल, 2 आइटम, 2 आयन, 2 सब्सटेंस, 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जब भी कोई भी पार्टिकल नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। तो बॉन हैबर बोला कि Na+ और Cl- नजदीक आकर जब एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब भी एनर्जी निकलता है। उसको नाम दिया उसने लैटिस एंथैल्पी और कहा कि 1 मोल सोडियम तैयार हो जाता है और एनर्जी रिलीज होता है माइनस में, उसको उसने नाम दिया लैटिस एंथैल्पी। क्या नाम दिया उसको? डायरेक्ट लैटिस लिखो या लिखो Le, मतलब लैटिस एंथैल्पी। और ये बहुत ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड के लिए इसका वैल्यू है -788 किलो जूल पर मोल। 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनने पर -788 जूल बाहर निकलता है एनर्जी। समझा? अब आप बोलेंगे इसको नाम लैटिस एंथैल्पी क्यों दिया? क्योंकि इसमें क्रिस्टल लैटिस बनता है। कैसे? मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपको, सिंपल वे में। इन डिटेल अपन पढ़ेंगे 12th में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर कैसे बनते क्रिस्टल्स। तो जरा ध्यान से, एक वर्ड है क्रिस्टल लैटिस। क्या वर्ड है? क्रिस्टल लैटिस। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, दोनों को अलग। तलाक, अरे समझा क्या? तलाक का मतलब अलग करना होता है। आप क्यों सोच रहे, तलाक बोलते आप सोच रहे होंगे डिवोर्स, हस्बैंड वाइफ कौन थे ये, जुदा। हाँ, ये केमिस्ट्री में भी ये वर्ड यूज है, मालूम आपको? मुतलक्का अस्सास और तेजाब की जोड़ी, सुना है कभी नाम? नहीं सुना है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इसका नाम रहता है, वो जान दो। अभी कहानी अलग। इधर देखो सब लोग, यस सब लोग इधर देखो जरा ध्यान से। क्रिस्टल अलग, लैटिस अलग। क्रिस्टल क्या होता है? एनीथिंग हैविंग स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक ज्योमेट्री और शार्प एजेस। जिस किसी के शार्प एजेस है या उसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री है तो उसको कहा जाता है क्रिस्टल। क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जिसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। जैसे क्यूबिक, सुना है ना आपने? क्यूबिक्स, जैसे आप अपना जो नमक है ना सोडियम क्लोराइड, ये क्यूबिक रहता है। क्या रहता है ये? इसकी शार्प एजेस रहते हैं, इसके जो है एज है, एज। इसलिए तो आप देखो नमक हाथ में लेंगे आप चुभेगा, यकीन नहीं आता है? गाल पे रख के जोर से घिस देना उसको तो समझ में आ जाएगा चुभता है कि नहीं चुभता है। अरे समझा क्या? लेकिन टेलकम पाउडर लगाएंगे तो नहीं चुभता है। अरे समझा क्या? तो एक होते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे होते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन वो होते हैं जिनकी एजेस क्या होती है? शार्प, जैसे नमक। एमोर्फस जिसकी कोई शार्प एज नहीं होती है, जैसे अमोर्फस सॉलिड पता है आपको?
कॉटन कैंडी, बुड्ढी के बाल, बुड्ढे के बाल क्यों नहीं बोलते पता नहीं बुड्ढी के बाल, ठीक है। हाँ, बुड्ढी के बाल खाए ना आपने, तो वो कॉटन कैंडी वो एमॉर्फोस सॉलिड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है वो? उसमें शार्प एजेस नहीं है, कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, बराबर है ना। क्रिस्टलाइन इनका ज्योमेट्री फिक्स होता है, उनको कहते हैं लैटिस। अब ये लैटिस कहां से आया जरा देखो, ग्रीक से आया, जरा ध्यान से देखो। आपके घर में टाइल्स है, टाइल्स? अरे होंगे ना, अब मॉडर्न एज में रह रहे सब, गोबर तो कोई नहीं लिपता होगा। अरे बराबर है कि नहीं? ठीक है। हाँ मोहतरमा देख रहे हैं? हाँ देखो इधर, सबके घर यहाँ पर भी टाइल्स है ना? हाँ। अरे इतना मत देखो, गौर से इधर देखो सब लोग। टाइल्स में क्या होता है? डिजाइन रहता है। हाँ बराबर है, वही पॉइंट लेना है अपने को। आप देखेंगे उसमें सेम 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 रिपीटिंग यूनिट होता है, सेम सेम रिपीटिंग पॉइंट होता है इक्वल डिस्टेंस पर, ये फिर इक्वल डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये जो रिपीटिंग पॉइंट होता है, रिपीटिंग सिमिलर पॉइंट, रिपीटिंग सिमिलर पॉइंट, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट। सिमिलर रिपीटिंग पॉइंट जो आता है उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब कोई पॉइंट अगर सिमिलर आ रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो उससे एक पैटर्न तैयार होता है ना। पैटर्न मालूम है ना, डिजाइन। अरे पैटर्न वर्ड सबको मालूम है ना। कपड़े लाने जाते लेडीज तो बोलते नया पैटर्न बताओ, वो बेचारा पूरी दुकान निकाल के बता देता, उसको बोलते भैया थोड़ा और हटकर, वो हट जाता फिर। और समझा क्या आपको? हाँ, इतने मालूम है ना आपको। एक जोक मैंने बताया था, एक लेडीज जाती, दुकान वाला उसको पूरे कपड़े बता देता, वो बोलती ठीक है समझ में नहीं आ रहा, बोले मैं बाद में देखती। तो दुकान वाला अफसोस करता कि कस्टमर नाराज होके जा रहा है। दुकान वाला बोलता है कि माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं आपको और ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बता सका, मुझे इसका अफसोस है। तो वो लेडी बोलती कोई बात नहीं भैया, वैसा मैं सब्जी लेने आई थी तो आ गई, बोले। बेचारे पे क्या बीतती होंगी आप सोचिए। हाँ, ओए ओए ओए, जो रिपीटिंग सिमिलर पॉइंट होता है क्या बोलते हैं उसको? लैटिस पॉइंट। उससे एक डिजाइन तैयार होता है और इस डिजाइन को बोलते हैं लैटिस, यानी पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? यानी लैटिस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? तो जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना, अरे इधर देखो, जो लैटिस स्ट्रक्चर फर्शी का है ना, और जो फर्शी का लैटिस स्ट्रक्चर है वो 2D है। क्या है वो? 2 डायमेंशनल, सामने से और पीछे से है। लेकिन क्यूब जो होता है, क्यूब वो क्या होता है? 3D। तो ये देखो 3D, क्यूब 3D होता है। Na+, अरे अपने पेन है ना अपने पास, यूज करेंगे ना उसको। हाँ, अरे ब्लू कहाँ गया? ब्लू किधर चला गया? अरे इधर है ना, चलो इधर देखो। Na+ Cl- Na+, चलो चलो, Cl- Na+, ओके, Cl- Na+, पीछे कौन है? Na+ Cl-, क्यूब बन गया। अभी ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा, इधर चलता रहेगा, क्यूब के बाजू एक क्यूब। तो ये Na+ कितने Cl- से कनेक्ट है? देखो नवाब साहब इधर देखिए। हाँ, ये Na+ कितने से कनेक्ट है Cl से? 1 2 3 4, ऊपर भी एक आएगा 5, सामने का आएगा 6। तो 3 डायमेंशनली कनेक्टेड है। Every Na+ connected with 6 Cl- and every Cl- is connected with 6। हाँ, इसमें वैसे और भी ज्योमेट्री बनती है, बीच में भी एक होता है वो, लेकिन मैं अभी आपको अभी नहीं बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिंपल क्यूब देखते हैं।
तो फर्शी के बाजू दूसरी फर्शी, फर्शी के बाजू तीसरी फर्शी, तो 2D में बनता था लैटिस स्ट्रक्चर, बराबर है। यहाँ का में बनेगा 3D में, क्योंकि यहाँ पर हाइट, क्योंकि फर्श में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 3 कॉर्नर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो क्यूब के बाजू दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, ये एक सीक्वेंस में पैटर्न तैयार कर रहा है ना, तो ये लैटिस स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, यानी एक पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न कैसा है जिसमें एजेस है, क्यूब में एजेस होते हैं ना, तो इसमें एजेस भी है और पैटर्न भी है, इसलिए क्या बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। समझा आपको? तो जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है, आपको पता है उसमें स्ट्रक्चर ऐसे तैयार, पूरे Na+ और Cl- आकर स्ट्रक्चर बिल्डिंग के जैसा तैयार होते जाता है। समझा? और ये जितना नजदीक आएंगे आयंस, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो आयोनिक कंपाउंड स्ट्रांग बनेगा ना। तो अच्छा आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, ज्यादा से ज्यादा Na+ Cl-, जितना ज्यादा क्लोज नजदीक आएंगे ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा तो लैटिस इंथैल्पी का वैल्यू क्या रहेगा ज्यादा, माइनस में मतलब बाहर निकलेगा ना ज्यादा। जैसे ये -788 है, 778, अगर किसी का लैटिस इंथैल्पी 1000 है, 1000 मतलब वो इससे अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाएगा ना, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब प्लस माइनस और क्लोजली पैक है। समझा? तो जितना लैटिस इंथैल्पी ज्यादा, आयनिक नेचर ज्यादा। तो ये एक पॉइंट के लिए अपने को इतना सारा देखना पड़ा। इसी को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल या बॉर्न हैबर इक्वेशन। तो बॉर्न हैबर इक्वेशन ये बताती है, इधर देखो, यहाँ हम खत्म कर रहे हैं पॉइंट को, सब लोग जरा ध्यान से देखो। बॉर्न हैबर इक्वेशन क्या बताती है कि लैटिस इंथैल्पी को अगर हमें देखना है, यानी कोई कंपाउंड अच्छा कंपाउंड आयोनिक है, स्टेबल आयोनिक कंपाउंड, स्टेबल आयोनिक कंपाउंड, तो उसके लिए यहां पर उसने फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला है? इसको H भी बोलते हैं, हीट, ठीक है, डेल्टा हीट, चेंज इन हीट। तो प्लस वाले के कौन कौन है? H, सब्लिमेशन डायरेक्ट लिख दो, सब्लिमेशन का S, सब्लिमेशन का S, फिर एडिशन करो किसका IE, आयनाइजेशन इंथैल्पी, और एडिशन करो डिसोसिएशन इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कौन है? माइनस, या नीचे लिखो माइनस, माइनस में कौन है? EA, माइनस, माइनस कौन है? लैटिस इंथैल्पी, ये वाला लैटिस इंथैल्पी। इधर देखो, इन तीनों का एडिशन किया, एक वैल्यू आएंगी प्लस में, इन दोनों का एडिशन माइनस माइनस में, तो माइनस में वैल्यू आएंगी। हाँ, अगर लैटिस इंथैल्पी ज्यादा तो डेल्टा H क्या में मिलेगा? निगेटिव। अगर निगेटिव वैल्यू बड़ी रही इससे, पॉजिटिव से टोटल, तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। समझा आपको? तो अच्छा आयनिक कंपाउंड बनने के लिए अपना डेल्टा H क्या में होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। समझा आपको? अगर वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा आ रही है बड़ी, तीनों को मिलाकर, और ये माइनस वाली कम आ रही है, मतलब एनर्जी अंदर ऐड हो रही है ना, तो स्टेबल आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। समझा? तो सिंपल था, जिसने ध्यान दिया फुल फोकस से उसको समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो तो बन रहा है, आप उसको रिपीट एक बार और देख लेना, ठीक है। कल हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल। आज तो कंडीशंस पढ़े हमने सिर्फ, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं इसको। मंडे इंशाल्लाह